गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? भाई बहुत सारे लोगों के मैसेज आ गए हैं आज। वाकई में आज फिर लेट हो गया मैं। कितना ही कोशिश करूं टाइम पे क्लासेस, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन चलो एक बार बताएं कि आज अभी क्लियर है क्या सब कुछ? अपन जल्दी से स्टार्ट कर दें क्लास को। हरिओम ने लिख दिया है, प्रियंका ने लिख दिया है ना। बाकी जिन लोगों ने गुड इवनिंग बोला था सब लोगों को गुड इवनिंग बोलूंगा, नाम नहीं बोल सकता मैं। मुकेश, मनु, बहुत बढ़िया। 5-6 लोगों के मैसेज है। ब्रजेश, शिवानी ने, दुर्गेश ने, दिव्यानी ने, जयप्रकाश ने, और चालू कर दे राखी ने कर दिया, धनुष। चलो बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। अपन थोड़े से लेट भी हो गए हैं आज। अपन थोड़े से नहीं, बहुत लेट हो गए, 20 मिनट लेट हो गए हैं। चलो इसलिए हम अटेंड कर पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, किरण ने लिखा लेट हो गया इसलिए अटेंड कर पा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास भाई। और पहली शायरी अपनी शुरुआत से ही अपन शायरी से ही करते हैं। आज की शायरी है कि धूप में तपना पड़ता है ठंडी शाम बनने के लिए। धूप में तपना पड़ता है ठंडी शाम बनने के लिए। ग्रंथों पे मरना पड़ता है सर कलाम बनने के लिए। अब्दुल कलाम बनना कोई आसान बात नहीं है, ग्रंथों जैसी किताबें पढ़ना पड़ता है अपन को, है ना। तो धूप में तपना पड़ता है ठंडी शाम बनने के लिए। ग्रंथों पे मरना पड़ता है सर कलाम बनने के लिए। और लोग तो कहते हैं कि अवतार लेकर आए थे। बड़ी अच्छी लाइन है ये। लोग तो कहते हैं कि अवतार लेकर आए थे, पर राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। आप देखो भाई, जो ऊपर से जो ईश्वर आया इस धरती पर, है ना, पृथ्वी पर, अगर ईश्वर ने जन्म भी लिया तो उसने भी कुछ अचीव करने के लिए, अपने गोल अचीव करने के लिए कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की, और कितने सेक्रीफाइस उसने किए हैं, है ना। तो ये बाबा लिख दिया भारती ने। तो ये सेक्रीफाइस आप अगर नहीं करोगे तो आपको भी कोई बड़ा गोल अचीव नहीं हो पाएगा भाई। आप सीखो, अगर ऊपर वाला भी अगर धरती पे आया है और कुछ कुछ गोल अचीव उसको करना है तो भी उसको भी संघर्ष करना पड़ेगा। वो अपन उसको भगवान तभी मानते हैं, या भाई अपन एक तरह से कह सकते हैं, मेरा मानना है कि भगवान श्री राम ने अगर मान लो अपने घर से अयोध्या से बैठे ही बैठे अगर एक मंत्र फूंक दिया होता और रावण को मार दिया होता, है ना, तो आज वो इतने पूजनीय नहीं होते जितना संघर्ष करने के बाद अगर आपने सामने अपने लिए आज इतने पूजनीय हैं, है ना। और बहुत सारे सेक्रीफाइस भी उन्होंने किए हैं। ये सेक्रीफाइस आपको भी करने पड़ेंगे, छोटे छोटे सेक्रीफाइस। आज के टाइम में सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या है? सोशल मीडिया से दूर रहना आज के टाइम में सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है। अपन पढ़ने बैठे, मोबाइल उठाया, और मोबाइल उठाकर अगर पढ़ने बैठे तो पता चला फेसबुक पे कुछ मैसेज आ गया, इंस्टाग्राम पे कुछ मैसेज आ गया, है ना। तो ये 2-3 महीने के लिए सोशल मीडिया और बाकी ये जितनी भी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनसे आपको बहुत एकदम दूर हो जाना है। एकदम फेसबुक, मैं तो कहूंगा भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह, दैनिक भास्कर जैसी चीजें इंस्टॉल से अनइंस्टॉल कर दो आप। 2 महीने आप उनको देखो ही मत, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, या किसी भी रील वगैरह को। यूट्यूब पे भी देखें तो अपने मनोरंजन के लिए कोई चीज नहीं, अपन को सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है भाई। तो सब डिलीट कर दिया, बहुत बढ़िया। 2-3 लोगों के मैसेज भी आ गए, सर बिल्कुल सब डिलीट हमने कर ही दिया है, बहुत बढ़िया। चलो फिर से एक बार और मैं शायरी को रिपीट कर दूंगा। लिखा है भगवान होते हैं क्या। चलो एक बार और अपन कर देते हैं रिपीट। एक स्टूडेंट का मैसेज भी है कि धूप में तपना पड़ता है ठंडी शाम बनने के लिए। ग्रंथों पे मरना पड़ता है सर कलाम बनने के लिए। लोग तो कहते हैं कि अवतार लेकर आए थे, पर राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। चलो भाई शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। और बहुत बढ़िया, आज की हमारा जो टॉपिक है वो है किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी के बारे में अपन डिटेल में समझेंगे टॉपिक को। अच्छा टॉपिक है लेकिन छोटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भले ही छोटा है, भले ही है, कुछ पॉइंट ही निकल के आते हैं, लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और अभी जो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री हमारी चल रही है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे आप छोड़ सको। हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगभग लगभग हर टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन, कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि एक ही टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे डिटेल में अपन समझते हुए चलेंगे। पहले सबसे पहले अपन किडनी के फंक्शन क्या क्या होते हैं, किडनी के बारे में अपन ने स्ट्रक्चर वगैरह पहले देख चुके हैं, पहले समझ चुके हैं। आज अपन देखेंगे किडनी के फंक्शन क्या होते हैं और उनके किस फंक्शन के लिए अपन क्या टेस्ट कर रहे हैं, है ना। कल की क्लास में अपन ने लीवर का पढ़ा था कि लीवर के क्या क्या फंक्शन होते हैं। लीवर के काफी बहुत सारे फंक्शन हैं, उसमें से कुछ फंक्शन को निकाल कर अपन ने उसके टेस्ट किए थे। इसी तरह से सेम अपन किडनी पे भी लागू करेंगे। किडनी के जो मेन मेन फंक्शन होते हैं उसके लिए अपन टेस्ट करते हैं। चलो राजा पाल ने लिख दिया डिलीट कर दिया है फेसबुक। चलो
चलो, तो किडनी के जो मेन फंक्शन होता है वो सबसे मेन फंक्शन होता है हमारे जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी के, उन बेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। बेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? यूरिया है, क्रिएटिनिन है और यूरिक एसिड है। ये इमेज है तो आपको थोड़ी सी धुंधली दिख रही होगी, लेकिन आपको नोट्स में मिलेगी तो आप पढ़ लेना इसको। बॉडी के लिए बेस्ट प्रोडक्ट क्या है जो अपने लिए जरूरी नहीं है? यूरिया है, क्रिएटिनिन है और यूरिक एसिड। ये हमारे लिए सबसे बड़े, बहुत बढ़िया ये एंड प्रोडक्ट हैं। ये थ्रेशोल्ड बहुत बढ़िया एच कुमार ने लिखा, ये जो है वो एंड प्रोडक्ट होते हैं। एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होती है, जो रिएक्शन होती है, उसमें सबसे आखिरी में जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे भाई अपन फसल अपन ने लगाई है तो फसल में गेहूं अगर अपन ने निकाल दिया तो गेहूं निकालने के बाद जो भूसा होता है ना, हालांकि भूसा भी काम आ जाता है, लेकिन अपन कह सकते हैं भाई भूसा जो है वो उसका बेस्ट प्रोडक्ट हो गया। बेचना क्या हमको? गेहूं, है ना। तो इसी तरह से हम जो कुछ खाते पीते हैं उनमें जो हमारे लिए न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो न्यूट्रिएंट मिलने के बाद रिएक्शन होंगी, रिएक्शन के बाद कुछ बेस्ट प्रोडक्ट निकलेंगे और उन बेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम जो होता है वो किडनी का होता है। तो किडनी में अपन ने 3 चीज का डिस्कस किया, पहला यूरिया, दूसरा क्रिएटिनिन और तीसरा यूरिक एसिड। किसके एंड प्रोडक्ट है भाई? यूरिया जो है वो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है। प्रोटीन जब हमारी बॉडी में टूटेगा तब आखिरी में यूरिया बनता है। अपन ने इससे पहले की क्लास में भी डिस्कस किया था, प्रोटीन जब टूटेता है तो उसका अमोनिया बाहर निकलता है। अमोनिया जो होता है हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, तो लीवर उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो अपन ये कह सकते हैं भाई प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट है वो है यूरिया। और यूरिया हमारी बॉडी के लिए कोई जरूरी नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसको निकालेगी किडनी। इसके अलावा दूसरी चीज है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन जो होता है वो क्रिएटाइन का एंड प्रोडक्ट है। क्रिएटाइन ये क्या है भाई? ये भी अपन ने थोड़ा सा डिस्कस किया था। हमारी जो मसल्स होती हैं उन मसल्स को एनर्जी देने का काम एक प्रोटीन करता है, उस प्रोटीन का नाम है क्रिएटाइन। ठीक है, तो उस क्रिएटाइन ये भी एक तरह का प्रोटीन है। उस प्रोटीन को टूटकर जब एंड प्रोडक्ट बनेगा तो वो क्रिएटिनिन बनता है। तो क्रिएटिनिन भी हमारे लिए एंड प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, आयुषी राठौर ने बहुत सारे फंक्शन लिखे हैं और उसके लिए एक ट्रिक भी लिख दी है। ट्रिक पूरी शॉर्ट फॉर्म में क्या है? ए बैट बेड, ए एसिड बेस बैलेंस, ए डब्ल्यू। चलो, तो मैं एक बार ट्रिक को देख लूंगा, लेकिन ट्रिक के माध्यम से भी आप समझ लो, याद कर सको तो ज्यादा अच्छा है। चलो, तीसरा है अपना यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो होता है वो प्यूरिन का एंड प्रोडक्ट होता है। प्यूरिन क्या है भाई? हमारे बाल और नेल में मिलता है। रूप सिंह ने कहा है बाल और नेल में क्या मिलता है भाई? क्रिएटाइन तो हमारी सारी मसल्स में होता है भाई। यूरिक एसिड जो होता है वो प्यूरिन का एंड प्रोडक्ट होता है। प्यूरिन अपन ने कहाँ पढ़े हैं? आपको ध्यान होगा जब अपन न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे थे, तो न्यूक्लिक एसिड में जब अपन ने प्यूरिन और पिरामिडइन पढ़े थे, तो उसका जो प्यूरिन होता है उस प्यूरिन का एंड प्रोडक्ट जब बनता है तो वो यूरिक एसिड बन जाता है ना। तो ये 3 बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो उनको बाहर निकालने का काम किडनी का होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर और भी कुछ चीजें हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन आयन है। इनका भी मेंटेन जो होता है वो हमारी किडनी करती है। अगर हमारी बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन अगर ज्यादा है तो भी उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। क्रिएटिन अलग चीज है, मंजू ने और प्रतिमा लिखा है। तो बाल और नेल में जो होता है वो क्रिएटिन एक अलग शब्द है, क्रिएटाइन एक अलग शब्द है, दोनों में बहुत अंतर है। बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से मंजू ने उनका ही जवाब दिया है। बाल और नाखून में क्रिएटिन होता है, वो एक अलग प्रोटीन है और वो अपन ने टिश्यू के अंदर पढ़ा भी था। क्रिएटाइन जो होता है वो मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा और भी काम होते हैं इसके। वाटर को बैलेंस करती है किडनी। हमारी बॉडी में अगर पानी कम है तो यूरिन के थ्रू कम आउटपुट होने देगी किडनी। अगर ज्यादा है पानी, अपन ने ज्यादा पी लिया, तो उसको फिर पानी को बाहर निकालने का काम किडनी करेगी। और आगे क्या काम है भाई? एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम किडनी का होता है। और एक हार्मोन है इरिथ्रोपोएटिन, इसको बनाने का काम जो होता है वो किडनी का होता है। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है भाई? आरबीसी को बनाने के लिए एक हार्मोन जो होता है वो यूजफुल होता है, उसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन। और इरिथ्रोपोएटिन का जो बनाने का काम होता है वो होता है किडनी का। तो काफी सारे फंक्शन हैं, लेकिन जो अपन ने मेन फंक्शन है। बहुत बढ़िया, एच कुमार ने एक और लिखा है, इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, आरबीसी की सिंथेसिस में हेल्प करता है,
आरबीसी की सिंथेसिस में तो खैर नहीं करता, आरबीसी की सिंथेसिस होती है जो बोन मेरो में होती है, ठीक है, हाँ आरबीसी में होती है, ठीक है। बाकी ब्लड प्रेशर में जरूर किडनी का बहुत बड़ा रोल है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। किडनी, लीवर, लंग्स, ये सब मिलकर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। एक राहुल ने लिखा है सर आपकी क्लास मॉर्निंग में कर दो। राहुल, मैंने अभी नाइट ड्यूटी ले ली है। नाइट ड्यूटी इसलिए क्योंकि दिन भर का जो शेड्यूल होता है वो मैनेज आराम से हो जाता है, तो फिलहाल तो मॉर्निंग में क्लास पॉसिबल नहीं है, देखते अपन आगे चल के अगर हुआ तो। बाकी ये अच्छा टाइम है, और मेरी क्लास में इतना बहुत ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आप लाइव एक बार क्लास ले लो, एक बार 10 से 15 मिनट नोट्स पढ़ लो, इतना आपके लिए सफिशियंट है ना। मतलब पहले मुझे लगता था वही मेरी क्लास के बाद में आप बुक पढ़ते होगे, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है स्टूडेंट। मैंने देखा मॉर्निंग में जब क्लास लेता था तो 35-36 कुछ बच्चे स्टूडेंट लाइव क्लासेस में आते थे। अभी देखो आप 106 स्टूडेंट लाइव क्लास में हैं, है ना। तो मॉर्निंग में बहुत सारे स्टूडेंट ले नहीं पाते हैं क्लासेस, तो क्लास लेने के तुरंत बाद आपको लगता होगा भाई टाइम मिले हमको पढ़ने के लिए, तो वो फिर आप पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है हमारे दिनेश सर की क्लास के बाद में। तो उसके बाद में आप जितना टाइम पढ़ सको उतना आप पढ़ो, ये टाइम बेस्ट है भाई, बहुत बढ़िया। नरेंद्र ने लिख दिया बेस्ट है भाई, तो आपको करना। आवाज नहीं आ रही है रविंद्र, रवि व्रत, तो कोई लिख के भेज दो भाई, ऑडियो ज्वाइन कर दो रवि व्रत, है ना। कोई मैसेज कर दो रवि व्रत को कि ऑडियो ज्वाइन कर दो, ठीक है। किडनी के बारे में हमने देखा था, बाकी सब लोगों को क्लियर है, ठीक है। किडनी के बारे में हमने देखा था कि किडनी का जब स्ट्रक्चर अपन पढ़ रहे थे, नेफ्रॉन अपन पढ़ रहे थे, तो नेफ्रॉन में अपन ने ग्लोमेरुलस पढ़ा, उसके फिर ट्यूब्यूल्स पढ़े, और किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो ये नेफ्रॉन ही करते हैं। इन नेफ्रॉन में अभी अपन ने जब एंड प्रोडक्ट की बात की थी, तो एंड प्रोडक्ट कुछ इससे सीक्रेट होते हैं, कुछ उससे एब्जॉर्ब भी होते हैं, है ना। तो उसका जो रेगुलेशन है वो फिर हमारी बॉडी करती है। किस तरह से करती है अपन थोड़ा सा और समझते हुए चलते हैं, ठीक है। देखो बेस्ट प्रोडक्ट भले ही हैं, लेकिन हमारी जो नेफ्रॉन है, हमारी जो किडनी के जो सबसे छोटी यूनिट है नेफ्रॉन, वो एक छलनी की तरह काम करती है कि छलनी से उससे कई सारी ऐसी चीजें हैं जो जरूरी चीजें हैं वो भी छल जाती हैं, वो भी निकल जाती हैं, तो उनको दोबारा से रीअब्सॉर्ब करने का काम जो होता है वो ट्यूब्यूल का होता है। तो एक बार अपन नजर डालते हैं कि भाई अपनी जो किडनी की नेफ्रॉन होते हैं वो किस तरह से रेगुलेशन करते हैं, ये अपनी मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। बढ़िया, रूप सिंह ने लिखा है फिल्ट्रेशन के बारे में, अपन पढ़ेंगे रूप सिंह आगे। पहले थोड़ा सा देख लो, नजर डाल लो आप। यूरिया पहली चीज है, यूरिया, दूसरी क्रेटिनिन और तीसरा यूरिक एसिड, ये तीनों अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट हैं। लेकिन यूरिया जो होता है वो एक बार ग्लोमेरुलस से फिल्टर होने के बाद भी लगभग 40% रीअब्सॉर्ब भी हो जाता है दोबारा से, और वो उसकी प्रोसेस जो है वो लगातार चलती रहती है ना। तो यूरिया एक बार में पूरा फिल्टर नहीं होता है, बल्कि एक बार अगर फिल्टर हो भी गया तो जो हमारी ट्यूब्यूल्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स के दोबारा से वो रीअब्सॉर्ब होता है, और बार बार की प्रोसेस के द्वारा ही यूरिया जो होता है वो फिल्टर हो पाता है। लेकिन क्रिएटिनिन एक ऐसा प्रोडक्ट है, क्रिएटिनिन जो होता है वो रीअब्सॉर्ब नहीं होता, बड़ा मॉलिक्यूल है, तो एक बार अगर फिल्टर हो गया तो फिल्टर होने के बाद वो रीअब्सॉर्ब नहीं होता है। यूरिक एसिड ऐसा प्रोडक्ट है जो एब्जॉर्ब तो होता है, लेकिन ट्यूब्यूल्स में शुरुआत में एब्जॉर्ब हो भी गया तो दोबारा प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में अगर रीअब्सॉर्ब हुआ है तो डिस्टल ट्यूब्यूल में दोबारा से वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो यूरिक एसिड भी एक बार अगर निकल गया तो फिर वो दोबारा वापस लौट के नहीं आता, थोड़ा बहुत अगर एब्जॉर्ब हो भी जाए तो दोबारा से जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं वो उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। तो अगर अपन एक नजर डालें बेस्ट प्रोडक्ट में, तो यूरिया एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा बेस्ट प्रोडक्ट है जो फिल्टर होने के बाद भी बार बार सर्कुलेट होता रहता है। फिल्टर हो गया, उसके बाद में रीअब्सॉर्ब हो गया, फिर दोबारा फिल्टर हुआ, है ना। ये प्रोसेस जो है वो लगातार चलती है, ठीक है। इससे होता क्या है, यूरिया का जो अमाउंट होता है वो कंपेरिजन के में ज्यादा होता है। यूरिया और क्रिएटिनिन दोनों का अगर अपन कंपैरिजन करें तो यूरिया की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो अपनी 15 से 45 मिलीग्राम पर डीएल में होती है, क्रिएटिनिन की वैल्यू बहुत कम होती है ना। ये टेबल से आप थोड़ा सा कोरिलेट करो उन दोनों की वैल्यू, तो यूरिया की वैल्यू ज्यादा होने का रीजन यही है कि अगर वो फिल्टर हो भी जाता है तो फिल्टर होने के बाद दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाता है, जिससे ब्लड में उसका लेवल एकदम से कम नहीं होता। भले ही हमारी बॉडी को पता है कि यूरिया जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, छोटा मॉलिक्यूल है तो वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं साथ साथ में। जब दूसरी चीजों को किसको,
सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज, प्रोटीन, ये जो चीजें हैं वो हमारे लिए जरूरी चीजें हैं। तो जो चीजें जरूरी है हमारी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनको खींचने का काम, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है, तो उसके चक्कर में यूरिया दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए इसकी जो रेंज होती है वो थोड़ी ज्यादा होगी। 15 से 45 इसकी नॉर्मल। बहुत बढ़िया। 15 से 40 भी कहीं कहीं पे लिखा है, आरसाऊ ने लिखा है, बिल्कुल सही। बुक में थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको मिलेगा, कहीं पे 15-40 या कहीं पे 15-45 भी हो सकता है ना। बाकी अपन देखें ग्लूकोज प्रोटीन तो हमारी जो ट्यूब्यूल्स होती है वो कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब कर देती है, उसको यूरिन के थ्रू बिल्कुल भी नहीं जाने देती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई यूरिया और प्रोटीन ये यूरिन में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर यूरिन में ये जा रहे हैं, यूरिन में अगर ग्लूकोज और प्रोटीन की मात्रा अगर बढ़ रही है, इसका मतलब हमारी जो किडनी है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, ठीक है। बाकी सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, तीन चीजें ऐसी हैं जो डिपेंड करती है हमारी बॉडी में। जब इनके वॉल्यूम ज्यादा होंगे, मात्रा इनकी ज्यादा होगी, सोडियम ज्यादा हो गया तो सोडियम को जाने देगी नेफ्रॉन, अगर पोटेशियम ज्यादा होगा तो पोटेशियम को जाने देगा, है ना। तो ये पार्शियली रीअब्सॉर्ब होते हैं और ये हार्मोनल के थ्रू काम होता है भाई इनका। इनका रीअब्सॉर्बेशन जितनी बॉडी को जरूरत है उसके हिसाब से होता है। तो इस तरह से हमारी जो किडनी होती है वो काफी सारी चीजों को रेगुलेट करके चलती है। बेस्ट प्रोडक्ट को तो निकालती ही है, लेकिन उसके साथ साथ में ग्लूकोज, प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, वाटर बैलेंस, ये सब को भी मेंटेन करके चलती है ना। तो इस तरह से जो हमारी किडनी होती है वो काम करती है, ठीक है। किडनी के लिए जब हम टेस्ट की बात करेंगे, किडनी को डिटेक्ट करने के लिए कि वो अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही, तो कुछ 2-3 टेस्ट है। उसमें हमारे जो मेन टेस्ट है वो है यूरिया, क्रिएटिन और इलेक्ट्रोलाइट। तीन हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट और मेन टेस्ट हैं। कहीं कहीं पे आपको यूरिक एसिड भी किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर ही इंक्लूड होता है, तो उसको भी अपन इंक्लूड करते हुए आज की क्लास में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यूरिया का, ठीक है। छोटा ही टॉपिक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आपको, फिर भी मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी हैबिट बन जाए। नेक्स्ट आने वाले टाइम में अपन थोड़े से और एडवांस लेवल पे चलेंगे। बायोकेमिस्ट्री ज्यादातर स्टूडेंट को इजी ही लगती है, तो अपन बहुत ज्यादा इसके टिपिकल और ज्यादा टफ पार्ट पे नहीं जा रहे हैं। आगे अपन माइक्रोबायोलॉजी को थोड़ा और लेंदी करेंगे, क्लास थोड़ी और लेंदी भी हो सकती है आपकी माइक्रोबायोलॉजी के टाइम पे, ठीक है। और जो टॉपिक अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे अपन ज्यादा फोकस करते हुए चलेंगे, ठीक है। यूरिया, यूरिया का टेस्ट लगाते हैं अपन बर्थलोट रिएक्शन मेथड में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बायोकेमिस्ट्री में, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 जगह से आते हैं। एक नॉर्मल वैल्यू से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल वैल्यू से एक आध क्वेश्चन बन ही जाता है हर बार एग्जाम में। दूसरा मेथड के नाम से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, और मेथड के साथ साथ में उनमें रिएक्शन कौन सी यूज हो रही है वो आती है। बाकी फिर रिएजेंट के नाम वगैरह भी होते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते ज्यादा। अभी तक अगर अपन एग्जाम देखें तो कभी भी रिएजेंट से क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। बर्थलोट रिएक्शन के थ्रू हम यूरिया टेस्ट करते हैं, और इसके एक बार प्रिंसिपल को देखते हैं कि प्रिंसिपल ये किस तरह से काम करता है ये टेस्ट। इसमें एक एंजाइम होता है यूरिज, और यूरिज जो होता है वो यूरिया पर रिएक्ट करता है। ब्लड सैंपल के अंदर जो यूरिया होगा उस पर रिएक्शन करेगा और उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। आप देखो हमारी बॉडी में जो चीज हो रही है उसका जस्ट अपोजिट हम टेस्ट में करते हैं। टेस्ट जब हम करते हैं तो उस टाइम पे हम उसका अपोजिट करते हैं। कैसे? हमारी बॉडी में अमोनिया ज्यादा था तो हमारे लीवर ने क्या किया, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया, ठीक है। जब हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट में हमारी जो प्रोसीजर होती है उसमें रिएजेंट के थ्रू हम यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको ध्यान रहेगा कि हमारी बॉडी से जस्ट अपोजिट होता है जब हम टेस्ट करते हैं। तो थोड़ा सा इस तरह से भी आप प्रिंसिपल को याद कर सकते हो। थोड़ा बहुत कोरिलेशन ही होता है, जो चीज अपनी बॉडी में हो रही है उसी से ही कोरिलेट बनाकर टेस्ट बनाते हैं, ठीक है। टेस्ट के जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं वो एक्चुअली हमारी बॉडी में जिस तरह से रिएक्शन हो रही है उसी के ही आधार पे बनाते हैं। तो आप एक बार बॉडी का अगर समझ लो पूरी प्रोसेस किस तरह से होती है तो आपको टेस्ट की प्रोसेस भी बहुत आराम से याद आ जाएगी, आराम से याद हो जाएगी, ठीक है। तो एक एंजाइम होगा यूरिस, है ना, रिएजेंट के अंदर वो यूरिया पर रिएक्शन करेगा और उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। अमोनिया इंडोफेनॉल, इंडोफेनॉल आपको ध्यान होगा अपन ने पढ़े थे, इंडिकेटर होता है इंडोफेनॉल, है ना। तो इंडोफेनॉल के साथ रिएक्ट करने के बाद ब्लू कलर का एक कंपाउंड बना लेता है
और ब्लू कलर की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब यूरिया का लेवल उतना ज्यादा होगा, यूरिया का परसेंटेज उतना ज्यादा होगा। बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है ना, बहुत ज्यादा टफ नहीं है मेरे ख्याल से, आराम से आप समझ सकते हो। हमारी बॉडी में होता क्या है, अमोनिया जो होता है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है लीवर के थ्रू, लेकिन जब हम टेस्ट लगाएंगे तो टेस्ट में यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया इंडोफेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा और एक ब्लू कलर का कंपाउंड बना लेगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में भी इंडिकेटर होता है इंडोफेनॉल, बहुत बढ़िया, एच कुमार ने लिखा है, बहुत शानदार। लेकिन कुछ और थोड़े बहुत एक दो पॉइंट हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस रिएक्शन में हम एक और चीज का यूज करते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो होता है वो उसमें उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक क्या होते हैं, किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देने वाले, है ना, बढ़ा देने, एक्सेलरेट करने वाले, रिएक्शन को बढ़ा देने वाली जो चीजें होती हैं उन्हें अपन उत्प्रेरक कहते हैं। और इसमें हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में एक बार आया है ये। और चलें आगे, अपन एक दो पॉइंट और पे और बात करेंगे। यूरिया को अगर BUN में कन्वर्ट करो, कहीं कहीं पे क्या होता है भाई, लेबोरेटरी में अंतर होता है, कहीं जगह पर यूरिया की रिपोर्ट होती है, कहीं जगह पर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की रिपोर्ट होती है। तो दोनों में अगर अपन कंपैरिजन करें तो अपन अगर मान लो अपने पास रिपोर्ट यूरिया की है और डॉक्टर को BUN की चाहिए, BUN मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, तो अपन उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एंजाइम की तरह, बहुत बढ़िया, हर्षित रे और निधि ने लिखा है एंजाइम की तरह काम करते हैं, जैसे एंजाइम होते हैं, लेकिन एंजाइम अलग चीज है और उत्प्रेरक अलग चीज होती है। एंजाइम की तरह आप इसको समझ सकते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को, बहुत बढ़िया। यूरिया को अगर अपन BUN में कन्वर्ट करें तो यूरिया को BUN में कन्वर्ट करने के लिए उसको अपन 2.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको, BUN को। BUN हमारे पास है और उससे अगर हमको यूरिया की वैल्यू निकालना है तो उसमें हम 2.14 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यूरिया की वैल्यू है हमारे पास और BUN निकालना है तो हम जस्ट अपोजिट करेंगे, ये जो 2.14 है ये इसके बटे में लेके जाएंगे 2.14, है ना, यूरिया अपॉन 2.14 करके कर देंगे तो वो BUN की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। मतलब एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है आपको। बहुत बढ़िया, डिवाइड कर देंगे अपन, है एच कुमार ने लिखा, यूरिया इज इक्वल टू 2.14 मल्टीप्लाई BUN। मतलब अगर BUN में अपन 2.14 को मल्टीप्लाई कर दें तो यूरिया की वैल्यू निकल जाती है। इसी तरह से जब अपन टेस्ट के रिजल्ट की बात कर रहे थे, नॉर्मल वैल्यू की बात कर रहे थे, तो उस टाइम पर अपन ने क्या देखा, उस टाइम पर हमने ये देखा जो नॉर्मल वैल्यू की यूनिट होती है वो दो यूनिट में होती है, एक होती है कन्वेंशनल, दूसरी होती है SI यूनिट, कन्वेंशनल और SI यूनिट, ठीक है। तो इसमें कन्वेंशनल यूनिट जो होती है वो मिलीग्राम पर DL होती है, जबकि SI यूनिट जो होती है वो m मोल पर लीटर की होती है। तो उस यूनिट को अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे, जितने भी टेस्ट के रिजल्ट हैं, जितने भी नॉर्मल वैल्यू हैं, सब में ये लागू होती है। कुछ फॉर्मूला होते हैं जिनके थ्रू अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, उनमें कुछ कुछ अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी जो मेन नोट्स चल रहे हैं तो मेन नोट्स में जो जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने ये फॉर्मूला डाल के इनपुट किए हैं। लेकिन अपन लास्ट में सबको एक बार जितने भी हैं वो सारे के सारे अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे थ्योरी में नोट्स इंक्लूड किए हैं। तो यूरिया का बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना आप, है ना। यूरिया को अगर अपन SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम यूरिया जो मिलीग्राम पर DL में है, मिलीग्राम पर DL में कौन सा होता है हमारा कन्वेंशनल यूनिट में, उसमें अपन 0.36 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई मान लो अगर किसी का यूरिया 12 आया है ना, तो उस 12 में हम 0.36 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, अब वो जो वैल्यू होगी उसकी यूनिट हम लिखेंगे m मोल पर लीटर, m मोल पर लीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम कन्वेंशनल यूनिट से उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली अपन देखें तो आपको क्या याद रखना है, 0.36 याद रखना है। कब याद रखना है, जब कन्वेंशनल से SI यूनिट में कन्वर्ट करना हो। और एक वैल्यू याद करना है 2.14, ये कब याद रखना है आपको, जब यूरिया को BUN में कन्वर्ट करना हो। BUN में अपन 2.14 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूरिया की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। आगे बढ़े भाई, दूसरा टेस्ट है अपना क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन
क्रिएटिनिन जो टेस्ट होता है इसमें जो मेथड लगती है वो होती है एल्कलाइन पिक्रेट मेथड। एल्कलाइन पिक्रेट मेथड के अंदर जो रिएक्शन होती है वो होती है जेफ रिएक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक दो बार एग्जाम में आ गई जेफ रिएक्शन। नाम इसके है ना, नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन के नाम, मेथड के नाम, कौन से टेस्ट में हम कौन सी मेथड यूज करते हैं। एक बार इसके प्रिंसिपल को भी एक नजर अपन देख लेते हैं। प्रिंसिपल में क्या होता है, क्रिएटिनिन जो होता है वो एल्कलाइन मीडियम में पिक्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। पिक्रिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, पिक्रिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा और एक रेडिश येलो कलर का कंपाउंड बना लेता है। आप देखोगे प्रिंसिपल में कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होता, एक दो वर्ड अगर आप याद कर लो तो इतने में आपको पूरा प्रिंसिपल याद हो जाता है ना। एक दो वर्ड में क्या याद रखना है, एक तो आपको एक लास्ट में कलर कंपाउंड कौन सा बन रहा है। जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले यूरिया की बात की थी, अगर मैं यूरिया का खोलूं, अभी थोड़ी देर पहले अपन यूरिया देखा तो अपन ने यूरिया में ब्लू कलर बन रहा था, ठीक है। अगर अपन क्रिएटिनिन की बात करें तो क्रिएटिनिन में येलो कलर का कंपाउंड बन रहा है ना। तो कौन से टेस्ट में किस कलर का कंपाउंड बन रहा है, एक ये चीज याद कर लो आप, ठीक है। अगर आपको प्रिंसिपल ध्यान रखना है, और अगर आपने मैनुअल टेस्ट किए तो अब तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिएटिनिन का जो रिएजेंट होता है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड खुद इतना ज्यादा येलो होता है कि वो उसे अपन दूसरे कलर कंपाउंड में तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, है ना। तो आखिरी में इसमें बनेगा येलो कलर का कंपाउंड। तो आपको बस एक दो पॉइंट में कौन सा याद रखना है, बीच में कौन सा चीज के साथ वो रिएक्ट कर रहा है। जैसे अपन यूरिया की बात की थी तो यूरिया कन्वर्ट हो रहा था अमोनिया में, है ना। यहां पर आपको क्या रखना है, क्रिएटिनिन जो होता है वो पिक्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और एक कलर कंपाउंड बना देगा येलो कलर का। सिंपल सा प्रिंसिपल है ना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई, एग्जाम में क्वेश्चन ये आते हैं कि अपन, ना मैं बता रहा हूँ, वैसे प्रिंसिपल से अभी तक क्वेश्चन कभी आए नहीं है, लेकिन मान लो कभी आएंगे भी तो इस तरह से आ सकते हैं कि हम क्रिएटिनिन में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, तो पिक्रिक एसिड हमारा रिएजेंट हो गया, है ना। तो मतलब प्रिंसिपल के अंदर ही हमारे रिएजेंट भी मौजूद हो गए। नोट्स जो है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नोट्स अकेले मांगते हैं, बोलते सर आप क्लास नहीं ले पाएंगे, सिर्फ नोट्स अकेले दे दो। तो उन लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती होगी और ऐसा लगता हुआ कि यार बहुत सारी चीजें तो सर ने छोड़ के रखी हैं। जैसे अपन टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में आपको दिखेगा कि इसमें रिएजेंट वाला तो कहीं कॉलम ही नहीं है ना। अपन ने यूरिया में कोई रिएजेंट पढ़े ना क्रिएटिनिन में। इससे पहले भी अपन ने लीवर फंक्शन के टेस्ट पढ़े, उसमें भी अपन ने रिएजेंट के नाम नहीं पढ़े। अलग से क्यों नहीं पढ़े अपन ने, क्योंकि जो अपना प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल में उस रिएजेंट के नाम इंक्लूड है। तो जब आप प्रिंसिपल पढ़ोगे तो उसमें आप उस रिएजेंट का नाम निकाल सकते हो। तो अपन ने कंप्रेस, जितना नोट्स को जितना ज्यादा कंप्रेस कर सकते थे उतना किया है, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा, है ना, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये आप प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल में जब आपको अगर ये लाइन याद हो गई कि क्रिएटिनिन पिक्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और एग्जाम में क्वेश्चन आया कि क्रिएटिनिन के लिए रिएजेंट कौन सा यूज होंगे, तो आपको खट से दिमाग में उसका प्रिंसिपल याद होना चाहिए कि प्रिंसिपल में ये कहता है भाई क्रिएटिनिन पिक्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब उसमें जो रिएजेंट होगा वो पिक्रिक एसिड होगा। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो इसका मतलब ये है कि हमने रिएजेंट को अलग से इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन ये आपको याद रखना है ना। नोट्स को अपन अगर इन सब चीजों को कि रिक्वायरमेंट को भी अलग से इंक्लूड करते तो फिर गोटकर में और अपने नोट्स में अंतर क्या रहता है ना। गोटकर इतनी बड़ी बुक 1460 पेज की बुक को अपन ने इतनी ज्यादा छोटी की है कि हर टॉपिक सिर्फ 4 पेज में कंप्लीट हुआ है, लेकिन ये 4 पेज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप, और बहुत अच्छे हैं अगर आपको इसका यूज करना जाए। और इसका यूज क्या है, जैसे मैं बता रहा हूं कि रिएजेंट अगर नहीं है तो इसका मतलब वो प्रिंसिपल के अंदर ही इंक्लूड है। ठीक है भाई, चलो आगे कंटिन्यू करें। क्रिएटिनिन में प्रिंसिपल में क्या होगा, पिक्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके येलो कलर का कंपाउंड बना लेता है। अगला टेस्ट है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कॉमन टेस्ट नहीं है, कॉमन मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट में अपन कॉमनली इसका यूज नहीं करते, लेकिन ये बहुत अच्छा टेस्ट है किडनी के बारे में डिटेक्ट करने के लिए कि उसमें कोई डिसीज तो नहीं है, अच्छी काम कर रही है या नहीं कर रही। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मतलब क्या होता है, पहली चीज तो यही है। तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा हमारे जो ग्लोमेरुलस हैं वो कितना फिल्टर कर रहे हैं, उनकी रेट कितनी है, उसी को ही हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको GFR भी कहते हैं। रेट है मतलब कहीं ना कहीं अपन टाइम की बात कर रहे हैं कि कितने टाइम में होगा ये, है ना। दर अपन ने वही मैथ में भी पढ़ी है, दर, है ना। तो रेट का मतलब क्या होता है, कितने टाइम के दौरान।
तो 1 मिनट में ग्लोमेरुलर जो होता है वो फिल्ट्रेट कितना वॉल्यूम कर देता है, वो हमारा जीएफआर कहलाता है ना। सिंपल भाषा में क्या कहेंगे अपन कि 1 मिनट के अंदर किडनी जितने ब्लड को फिल्टर कर देगी वो हमारा जीएफआर कहलाएगा है ना। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन बोले तो 1 मिनट में किडनी जितने ब्लड को फिल्टर करती है वो हमारा जीएफआर कहलाएगा। और फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस से, इसलिए अपन उसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। और होती कितनी है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। 125 ml पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 125 ml ब्लड को फिल्टर कर देती है हमारी किडनी। बहुत बढ़िया, काजल ने लिखा है और रूप सिंह ने लिखा है 5040 ml 1 मिनट में। रूप सिंह 5040 ml जो 1 मिनट का आप बोल रहे हो वो कार्डियक आउटपुट है, जो अपन ने हार्ट के बारे में पढ़ा था कि हार्ट जो होता है वो 1 मिनट में पूरे ब्लड को सर्कुलेट कर देता है, वो एक अलग चीज है। फिल्ट्रेशन एक अलग चीज है और अपन ने आउटपुट जो सर्कुलेशन पढ़ा था, सर्कुलेशन एक अलग चीज है। सर्कुलेट जरूर हो जाता है, साइकिल बहुत बढ़िया, 1 मिनट के अंदर हार्ट से सर्कुलेट हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर अपन फिल्टर की बात करें तो 125 ml पर मिनट फिल्टर होता है अपनी किडनी से, क्योंकि किडनी में सारा ब्लड थोड़ी जाएगा भाई, हार्ट के थ्रू जितना हार्ट के थ्रू जो ब्लड निकलता है तो वो अपनी लीवर में भी जाएगा, लीवर में सबसे ज्यादा जाता है ना। 1500 ml कार्डियक आउटपुट लीवर का होता है, तो सब जगह अलग अलग जाएगा, तो उसमें किडनी का जो वॉल्यूम होगा उसका हिसाब से उसका फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, 1 मिनट में पूरा का पूरा हार्ट से हो जाता है। बहुत बढ़िया, हर्षित ने बिल्कुल सही याद लिखी, हार्ट से जरूर क्रॉस हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। 5040 ml अपने हार्ट से 1 मिनट में ही पूरा सर्कुलेट हो जाएगा, लेकिन किडनी से नहीं होता, किडनी से जो होता है वो 125 ml होता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं रूप सिंह, आगे बढ़ते हैं। रीनल डैमेज अगर हो गया है तो उसके देखने के लिए हम ये वाला टेस्ट करते हैं जीएफआर। और जीएफआर को डिटेक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जरूर याद कर लेना आप। कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है इसमें, और जितने भी पॉइंट हैं जो नोट्स में इंक्लूड होंगे सबके सब इतने इंपॉर्टेंट है कि किसी एक सिंगल पॉइंट को भी आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, चलो जीएफआर की जगह हो गया था रूप सिंह, कोई बात नहीं रूप सिंह। जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो है हमारा कॉक्राफ्ट गॉल्ट फॉर्मूला। साइंटिस्ट का नाम है भाई, ज्यादातर साइंटिस्ट फॉरेन कंट्री के होते हैं, तो फॉरेन कंट्री के उनके जो नाम है उनके आधार पे उनके नाम होते हैं। कॉक्राफ्ट गॉल्ट कोई साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, उसी फॉर्मूला को हम कॉक्राफ्ट गॉल्ट इक्वेशन कहते हैं। और उस इक्वेशन में उन्होंने क्रिएटिनिन क्लीयरेंस के लिए जो फॉर्मूला दिया जीएफआर के हिसाब से वो दिया है उन्होंने, उसमें उन्होंने एज को भी रखा, बॉडी के वेट को भी रखा और साथ में क्रिएटिनिन को रखा। मतलब 3 वैल्यू उसमें अपन को इनपुट करना पड़ती है, डालना पड़ती है, तब जाके अपन क्रिएटिनिन क्लियरेंस निकाल पाते हैं। क्रिएटिनिन क्लियरेंस मतलब कितना हमारी जो किडनी है वो कितना क्लियर कर पा रही है, कितना फिल्टर कर पा रही है ना। 3 चीज कौन कौन सी, पहली चीज है एज, दूसरी है बॉडी का वेट और तीसरी फिर क्रिएटिनिन की वैल्यू। तीनों से अगर अपन निकाल दें तो ये जो फॉर्मूला होता है वो अपनी बता देता है कि किडनी जो हमारी है वो कितने क्रिएटिनिन को फिल्टर कर रही है ना। तो वो हमारे जीएफआर को भी इंडिकेट करती है। फॉर्मूला क्या है, 140 माइनस एज, जितनी भी एज है उसको अपन पहले 140 से माइनस करेंगे। ठीक है, और उसमें अपन मल्टीप्लाई कर देंगे बॉडी का वेट का। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई मान लो कोई पर्सन है जो 60 साल का है, तो हम पहले 140 में से 60 घटा देंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी, वैल्यू कितनी आई अपनी 140 में से अगर आप 60 घटाओगे तो 80 है ना। 80 को अपन उसके बॉडी वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो वो 80 किलो वजन का कोई पर्सन है, 80 किलो वजन का पर्सन है, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। तो 64 है ना, 6400 को फिर अपन क्रिएटिनिन से डिवाइड कर देंगे, क्रिएटिनिन मल्टीप्लाई 72, ये उसका फॉर्मूला है। क्रिएटिनिन की वैल्यू जितनी होगी उसकी, जैसे मान लो उसकी क्रिएटिनिन की वैल्यू 1 आई है ना, तो 1 को पहले अपन 72 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को अगर अपन ने 72 से मल्टीप्लाई किया तो 72 ही आएगा।
फिर उसको डिवाइड कर देंगे अपन 6400 को, है ना। तो वो अपनी जो वैल्यू निकलेगी वो क्रिएटिनिन क्लियरेंस की निकलेगी। तो कहने का मतलब क्या भाई, आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कोक्राफ्ट का जो फॉर्मूला है क्रिएटिनिन क्लियरेंस का, वो है 140 माइनस एज मल्टीप्लाई बॉडी का वेट अपॉन सीरम क्रिएटिनिन मल्टीप्लाई 72। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। यूरिया क्रिएटिनिन के बाद में अगला टेस्ट जो हमारा है वो है इलेक्ट्रोलाइट, जो कि हम किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए करते हैं। किडनी को फंक्शन देखने के लिए हम यूरिया और क्रिएटिनिन हमारे मेन टेस्ट हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइट करते हैं कि हमारी बॉडी में किडनी जो है वो इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही, ये देखने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है पहले वो समझ लो आप। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिन्हें अपन पानी में घोल दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। एक बड़ी खास बात है, जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। मतलब अगर अपन प्योर वाटर में अगर अपन दोनों तरफ वायर डाल दें तो उससे करंट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, एकदम अगर प्योर वाटर हो। वाटर में अगर पानी में अगर करंट फैलता है तो वो इन इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है। कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे कंपाउंड है जिनको अगर अपन पानी में डिसॉल्व कर दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। इसी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं, उसी वजह से इनका नाम जो रखा उन्होंने का नाम अपन ने इलेक्ट्रोलाइट रखा। ठीक है, फॉर्मूला में 0.85 क्या है, ये एक स्टूडेंट का मैसेज है जी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज बोल दी, मेरे से मिस हो गई थी। 0.85 ए फीमेल। अब देखो मेल और फीमेल दोनों में ये फॉर्मूला अलग अलग काम करता है। अगर मेल है तो हम सिर्फ इतना ही करेंगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। अगर फीमेल है तो उसमें हम 0.85 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 0.85 का मतलब ये है कि अगर फीमेल पेशेंट है तो फीमेल पेशेंट में हमारी जो भी वैल्यू आई है उस वैल्यू में हम 0.85 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मेल पेशेंट है तो हमें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू हमारी निकल के आई वो वैल्यू हमारी क्रिएटिनिन क्लियरेंस की वैल्यू होगी। ठीक है भैया आकाश, ठीक है। चलो मेरे से मिस भी हो गया था, अच्छा वो आपने बता दिया। चलो कैल्शियम भी करते हैं, बिल्कुल रबिता, कैल्शियम फॉस्फोरस भी कहीं कहीं पे होता है। हालांकि ये मेन टेस्ट नहीं है कैल्शियम फॉस्फोरस, यूरिक एसिड भी नहीं है। सबसे मेन टेस्ट जो है वो है यूरिया क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन कई जगह पे यूरिक एसिड भी उसमें इंक्लूड होता है, कई जगह पे कैल्शियम फॉस्फोरस भी इंक्लूड होता है, तो हो सकता है। लेकिन एग्जैक्ट बुक में एग्जैक्ट नहीं है कि भाई किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर कैल्शियम भी आएगा फॉस्फोरस भी आएगा। ठीक है, यूरिक एसिड को जरूर अपन अच्छे टेस्ट मानते हैं किडनी के लिए। चलो आगे पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। ये जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है भाई, अपन जब 10वीं 11वीं पढ़ते थे तो अपन ने केमिकल कंपाउंड के बारे में जब पढ़े थे, जैसे अपन ने सोडियम पढ़ा तो सोडियम के ऊपर चार्ज एक 1+ का चार्ज होता है ना। इसी तरह से अपन क्लोरीन के बारे में पढ़ते थे, उसके ऊपर -1 का चार्ज होता है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट वही कंपाउंड होते हैं जिनमें ये चार्ज होते हैं। अगर चार्ज नहीं होंगे, क्योंकि अगर चार्ज नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट वो तभी कर सकते हैं जब उनके ऊपर चार्ज होते हैं, है ना। तो या तो ये पॉजिटिव चार्ज में होते हैं या फिर ये नेगेटिव चार्ज में होते हैं। पॉजिटिव वाले जो चार्ज वाले होते हैं उन्हें अपन कैटायन बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज वाले जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट उनको अपन एनायन बोलते हैं। दो वर्ड आ रहे हैं, दो बड़े इंपोर्टेंट वर्ड हैं यहाँ पर, कैटायन और एनायन। कैटायन किनको बोला अपन ने, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एनायन किसको बोला अपन ने, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और बॉडी में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए कैटायन और एनायन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी में कैटायन और एनायन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं अगर कैटायन ज्यादा होंगे तो बॉडी में पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे, अगर एनायन ज्यादा हुए तो नेगेटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे। तो वो मेंटेन करने के लिए दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों में बैलेंस नहीं होगा तो बॉडी का बैलेंस जो होगा वो गड़बड़ होने लगेगा। बहुत बढ़िया, सोडियम और क्लोराइड दो सबसे अपने मेन कैटायन और एनायन होते हैं, काजल ने लिखा, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। जैसे काजल ने बोला कि सोडियम और क्लोराइड दो अपने लिए मेन है, पोटेशियम भी अपने लिए बहुत मेन है।
तो ये 3 अपने वैसे मेन है, लेकिन उनके अलावा भी कौन कौन से हैं एक बार अपन नजर डालते हैं, है ना, कैटायन और एनायन पे। कैटायन और एनायन मैंने बोला क्या कि कैटायन ऐसे हैं जिनपे प्लस आयन है, एनायन ऐसे हैं जिनपे माइनस आयन है ना। तो एक बार अपन नजर डालें अपने लिए मेन अपनी बॉडी में कौन कौन से मेजर वाले हैं, बड़े बड़े हैं जो इंपोर्टेंट है अपने लिए। कैटायन की बात करेंगे तो कैटायन में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये जो 4 हैं वो कैटायन के अंदर इंक्लूड होंगे। कैटायन मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव आयन होगा, है ना। सोडियम और पोटेशियम के ऊपर सिर्फ एक चार्ज होता है, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए 2 चार्ज होते हैं, ठीक है। इसी तरह से एनायन की बात करेंगे तो एनायन वाले कौन से होंगे जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज वाले क्लोराइड होगा हमारा, फॉस्फेट होगा, बाइकार्बोनेट होगा और सल्फेट होगा। ये 4 जो होते हैं वो एनायन होते हैं। चारों के ऊपर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है भाई। तो ये टोटल 8 के नाम आपको याद रखना है। इसमें से 4 जो हैं वो हमारे कैटायन हैं, जबकि 4 जो हैं वो हमारे एनायन होते हैं, ठीक है। राजा ने लिखा है कि ये क्लासिफिकेशन पीडीएफ में है, तो राजा क्लास में जो कुछ चलता है, जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ वो एक्चुअली पीडीएफ से ही पढ़ाता हूँ। आपके पास जो नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे वही मैं आपको यहाँ से पढ़ाता हूँ। तो कई बार मैं पहले ही अपलोड कर देता हूँ, कई बार मैं नहीं हो पाता टाइम की वजह से, अगर मैंने अपलोड नहीं कर पाता तो वो क्लास के बाद में मैं अपलोड कर देता हूँ। तो जैसी क्लास खत्म होगी मैं अपलोड कर दूंगा, और सेम टू सेम जो चीज आप यहाँ पर देख रहे हो सेम टू सेम आपको पीडीएफ में भी मिलेगी। वही की वही चीज एक्सप्लेन होती है, अलग नहीं होती। आप दोनों में कंपेरिजन करोगे तो जो क्लास में चल रहा है वही सेम का सेम आपको पीडीएफ में मिलेगा, बिल्कुल एज इट इज, कोई भी चीज चेंजेस नहीं मिलेगी। छोटे मोटे कोई एडिटिंग होती है तो वो जरूर करके मैं उनको बाद में कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखो एक नरेंद्र का मैसेज है कि इसमें डबल प्लस का मतलब क्या है। डबल प्लस का मतलब है डबल चार्ज आयन। भाई जितने, जैसे अपन सोडियम की बात करें, कितने हाइड्रोजन आयन को वो जोड़ सकता है ना, उस या कितने हाइड्रोजन आयन वो हटा सकता है, वो उसके अगर जोड़ सकता है तो हम, या जैसे हम सोडियम और क्लोरीन की बात करें, सोडियम के ऊपर एक चार्ज होता है, इसका मतलब क्या है कि वो हाइड्रोजन को आयन को एक को जोड़ सकता है ना। और क्लोरीन की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एक हाइड्रोजन आयन एक इसमें से हट सकता है, एक इसमें से कम है, ठीक है। तो 2 का मतलब क्या है कि 2 आयन कम है। जैसे अभी अपन मैग्नीशियम की बात कर रहे थे इससे पहले, मैग्नीशियम और कैल्शियम, है ना। तो कैल्शियम की अगर अपन बात करेंगे और कैल्शियम में अगर अपन क्लोरीन जोड़ेंगे तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन के एटम एक नहीं जुड़ेगा बल्कि 2 एटम जुड़ेंगे। मतलब उसका अगर कंपाउंड बनेगा, केमिकल कंपाउंड, तो वो बनेगा CaCl2। कैल्शियम जो होंगे वो क्लोरीन के 2 एटम के साथ जुड़ेंगे। और 2 एटम के साथ क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर 2 पॉजिटिव आयन चार्ज है, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम भी अगर क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो क्लोरीन के से 2 एटम उसके साथ जुड़ेंगे, ठीक है भाई। ये बैलेंसी, बहुत बढ़िया, काजल ने बहुत अच्छी चीज लिखी इसको, बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। बैलेंसी ये जो है ना वो एक्चुअली अपनी केमिस्ट्री में अपन ने 10वीं 11वीं में पढ़ा है, 11वीं 12वीं में अपन केमिस्ट्री पढ़ते थे, थोड़ा सा डीप टॉपिक है केमिस्ट्री में। ये पॉजिटिव आयन, नेगेटिव चार्ज पीरियोडिक टेबल में आता है। ये पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल में कौन सा केमिकल कंपाउंड किस जगह पे है उसके हिसाब से उसके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं, है ना। टेबल में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं उनके आयन जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, 2 8 8 8 16 रूल, ये अपन ने 11वीं 12वीं में पढ़ा था, बहुत बढ़िया एच कुमार। तो उसके हिसाब से इनके चार्ज आयन होते हैं। आपको बहुत ज्यादा इसमें अभी फिलहाल एग्जाम है तो अपन इतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको ध्यान रखना बस इसमें आयन होते हैं 2 चार्ज, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई। कैटायन और एनायन की बात करें तो कुछ जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होते हैं और कुछ जो होते हैं वो इंट्रा सेल्यूलर होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कुछ जो होंगे सेल्स के अंदर, जैसे अपन आरबीसी डब्ल्यूबीसी की बात करें, है ना, तो आरबीसी के अंदर जो आयन होंगे उन्हें अपन कहेंगे इंट्रासेल्यूलर, जो उसके बाहर होंगे वो होंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर, है ना। अब अभी अपन इनकी बात कर रहे हैं कैटायन एनायन की, तो ऐसा नहीं है कि ये अंदर है तो बाहर नहीं होंगे या बाहर है तो अंदर नहीं होंगे।
अंदर भी प्रेजेंट है, बाहर भी प्रेजेंट है, लेकिन कुछ कैटायन और एनायन ऐसे होते हैं जो अंदर की तरफ ज्यादा होते हैं, बाहर की तरफ कम होते हैं, है ना। तो जो अंदर की तरफ ज्यादा होते हैं उनको अपन इंट्रासेल्यूलर बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ ज्यादा होते हैं, सेल्स के अंदर कम होते हैं, उनको अपन एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से, इस कैटेगरी के हिसाब से अपन कैटायन एनायन को फिर दो अलग दूसरी कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर की बात करेंगे अपन, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में मेजर एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन जो होते हैं वो सोडियम होता है, और एनायन की बात करेंगे तो क्लोराइड होता है। इस टेबल के माध्यम से, इस ग्राफ के माध्यम से आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, पीडीएफ में भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, एक है कैटायन और दूसरे है एनायन, है ना। तो इसमें ऊपर वाला जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिखा है और नीचे वाला जो लिखा है वो इंट्रासेल्यूलर लिखा है। इसका मतलब क्या है भाई, जो ग्राफ ऊपर की तरफ ज्यादा जा रहा है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर वाले ज्यादा है, जो नीचे की तरफ ज्यादा जा रहा है वो इंट्रासेल्यूलर वाले ज्यादा है। याद रखने के लिए, ये जो ग्राफ है वो याद रखने के लिए है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत होते हैं। प्रीवियस पेपर को आप उठाओगे तो इनमें से क्वेश्चन बने हैं, और इसमें कंफ्यूजन भी बहुत होती है, तो इसको आप ज्यादा अच्छे से ध्यान से पढ़ना, कॉन्सेप्ट को जरा समझना आप। एक्स्ट्रा सेल्यूलर में मेजर वाला कैटायन जो होता है वो सोडियम होता है, सोडियम एक्स्ट्रा सेल्यूलर में ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा, और एनायन जो होता है वो क्लोराइड होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि सेल्स के बाहर देखें अपन तो सोडियम और क्लोराइड दो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो सोडियम जो है वो कैटायन है और क्लोरीन जो है वो एनायन है। ठीक है, तो अपन एक्स्ट्रा सेल्यूलर की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में मेजर की बात करेंगे तो मेजर में सोडियम जो होता है वो भी ज्यादा मात्रा में होता है, क्लोराइड जो होता है वो भी ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन सोडियम क्या है, कैटायन, और क्लोराइड क्या है, एनायन, है ना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेजर कैटायन कौन सा है तो सोडियम हमारा आंसर होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेजर एनायन कौन सा होता है तो क्लोराइड हमारा आंसर होगा। इसी तरह से अपन इंट्रासेल्यूलर की बात करें तो इंट्रासेल्यूलर में कैटायन में पोटेशियम मेजर होता है, और एनायन जो होता है वो फॉस्फेट। दो चीजें जो है वो इंट्रासेल्यूलर ज्यादा है। इंट्रासेल्यूलर में दो कौन कौन सी ज्यादा है भाई, अपन देखें, एक है पोटेशियम और दूसरी है फॉस्फेट। ठीक है, इंट्रासेल्यूलर में पोटेशियम और फॉस्फेट मेजर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो इसमें पोटेशियम जो होता है वो प्लस आयन वाला है, और प्लस आयन वाला है मतलब इस लोग को अपन क्या कहेंगे, कैटायन। ठीक है, फॉस्फेट जो है वो माइनस वाला है इसका, इसलिए अपन इसको बोलेंगे एनायन। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि इंट्रासेल्यूलर में मेजर इंट्रासेल्यूलर कैटायन कौन सा है तो पोटेशियम उसका आंसर होगा। अगर एग्जाम में आए कि इंट्रासेल्यूलर में मेजर इंट्रासेल्यूलर एनायन कौन सा है तो फॉस्फेट उसका आंसर होगा। समझ में आ रही है आपको बात। चार कैटायन एनायन, वैसे तो अपन ने टोटल 8 पढ़े हैं, उन 8 में से भी अपन ने मेजर जो ज्यादा मात्रा में अपनी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनको अपन मेजर बोलेंगे, है ना। आप इस ग्राफ के माध्यम से देखो तो इस ग्राफ में आप देखो टोटल 8 यहाँ के आपको ग्राफ दिख रहे हैं, लेकिन टोटल इन 8 में से 4 जो है वो बड़े बड़े ग्राफ दिख रहे हैं, और 4 बड़े ग्राफ का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में इनकी अमाउंट ज्यादा मात्रा में होगी। जिनकी अमाउंट कम मात्रा में होती है उनको अपन माइनर कहते हैं, जिनकी ज्यादा मात्रा में होती है उनको अपन मेजर कहेंगे। और मेजर में मेजर वाले जो कैटायन आयन है वो है वो अपने सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और फॉस्फेट। ठीक है, अब उसमें भी फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर में सोडियम और क्लोराइड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेजर है। इंट्रासेल्यूलर की बात करेंगे तो इंट्रासेल्यूलर में पोटेशियम और फॉस्फेट ये इंट्रासेल्यूलर वाले इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपोर्टेंट अभी अपन ने पढ़ा है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्योंकि इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आगे अपन बढ़े। अगर सोडियम का लेवल अगर कम होता है तो इसको अपन हाइपोनेट्रीमिया, एक मेडिकल वर्ड है ये, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकैलेमिया, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को। अगर सोडियम की वैल्यू कम होती है तो इसको अपन हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं, और अगर ज्यादा होती है तो उसको अपन हाइपर नेट्रेमिया कहते हैं। पहली चीज तो ये है कि भाई ये मेडिकल फील्ड में हाइपो और हाइपर ये दो शब्द बहुत जगह पर यूज होते हैं, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, है ना। अगर इसमें नेट्रीमिया शब्द लगा है इसका मतलब सोडियम की वैल्यू कम है। अगर
हाइपर में नाइट्रीमिया लगाए मतलब सोडियम की वैल्यू ज्यादा है। इसी तरह से अपन पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम में अगर कम होगा तो वो हाइपोकैलेमिया कहलाएगा, अगर ज्यादा होगा तो उसको अपन हाइपर कैलेमिया कहते हैं। और होता क्या है, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में मेंटेन नहीं है, कम ज्यादा है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में सुस्ती आएगी, कमजोरी आएगी, कई बार कोमा भी हो सकता है अगर ज्यादा इम्बेलेंस हो गया, है ना। मतलब हम जो एक्टिव होते हैं ये एक्टिव इन इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होने की वजह से ही होते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और कमजोरी आने लगती है, सुस्ती आने लगती है। मतलब बहुत कोई लंबी बड़ी बीमारी भले ही समझ में ना आए, लेकिन पेशेंट जितना एक्टिव होता है वो उतना एक्टिव नहीं होता। ठीक है, टेस्ट की बात करेंगे अपन। टेस्ट करने के लिए अपन सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये तीन अपने लिए बड़े इंपोर्टेंट हैं इलेक्ट्रोलाइट। इनके लिए टेस्ट करने के लिए तीन मेथड अपन यूज करते हैं। पहली वाली मेथड है फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री, फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री। दूसरी है आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोलोड, ये सबसे ज्यादा यूज होती है, आईएससी बोलेंगे अपन को। और तीसरी है सॉलिड फेस टेक्निक। ये तीन टेक्निक होती हैं, तीनों टेक्निक में आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में टेक्निक के नाम, मेथड के नाम ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम तीन मेथड यूज करते हैं। तीन मेथड के नाम क्या क्या है? फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री, आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड मेथड और सॉलिड फेस टेक्निक। ठीक है भाई, इन तीन टेक्निक के माध्यम से हम इलेक्ट्रोलाइट को टेस्ट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा भी किडनी फंक्शन टेस्ट में अपन कैल्शियम फास्फोरस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। हालांकि कॉमनली इसको टेस्ट नहीं किया जाता, तो अपन इसको अदर मिनरल्स करके अपन पढ़ेंगे। कैल्शियम, कैल्शियम जो होता है वो बोन्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बोन्स के लिए एक स्ट्रक्चरल मिनरल की तरह काम करेगा। बोन को हार्डनेस बनाने का काम जो होता है वो कैल्शियम का ही होता है। इसका जो बढ़ा हुआ लेवल होता है उसे अपन बढ़ा हुआ लेवल जो होता है वो किस वजह से होता है? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, मेटास्टेटिक कार्सिनोमा और मल्टीपल माइलोमा। इस कंडीशन में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा। ये अपन ने पहले भी अपने जब अपन चैप्टर पढ़ रहे थे हार्मोन वाले चैप्टर, तब भी अपन ने डिस्कस किए। कम वाला जो स्तर होता है वो हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, रीनल डिसीज, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और माइल्ड न्यूट्रिशन। इन कंडीशन में इसका लेवल जो होता है वो कम होता है। ठीक है, दूसरा इनऑर्गेनिक फास्फोरस की बात करेंगे अपन। फास्फोरस का बढ़ा हुआ लेवल जो होता है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। देखो, दोनों में कोरिलेशन करना आप, जिस कंडीशन में कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा उस कंडीशन में फास्फोरस का लेवल कम होता है। एक्चुअली होता क्या है, हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं उनमें कैल्शियम जब बाहर निकलता है तो उसको रिप्लेस करता है फास्फोरस। जब फास्फोरस बाहर निकलता है तो उसको रिप्लेस करता है कैल्शियम। कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं वो एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। मतलब हमारी बोन के अंदर दो में से कोई एक चीज प्रेजेंट होगी एक जगह पर जहां पर अगर कैल्शियम है तो वो कैल्शियम बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेगी और कैल्शियम भी ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। लेकिन कैल्शियम अगर बॉन्ड से निकलेगी तो उसकी जगह पर फिल अप हो जाता है फास्फोरस। ठीक है, तो कैल्शियम, जिस कंडीशन में कैल्शियम की वैल्यू ज्यादा होगी उसी कंडीशन में इनऑर्गेनिक फास्फोरस की वैल्यू कम होगी। जिस कंडीशन में कैल्शियम की वैल्यू कम होगी, इनऑर्गेनिक फास्फोरस की वैल्यू ज्यादा होगी। तो किसी एक को आप याद रख लो कि किस किस कंडीशन में वो बढ़ता है, किस कंडीशन में कम होता है। किसी एक को याद करोगे तो दूसरे की वैल्यू आप याद रख लो कि वो जस्ट अपोजिट होता है। जैसे आप दोनों का कोरिलेशन करोगे, दोनों को आप समझते हुए चलो। यहां पर ने बढ़ा हुआ लेवल पढ़ा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में, यहां पर बढ़ा हुआ लेवल अपन ने पढ़ा हाइपो पैराथायरॉयडिज्म में। ठीक है, तो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो गया ना भाई। इसी तरह से अपन कम लेवल की बात करेंगे तो कम लेवल जो यहाँ पर होता है हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, जबकि यहाँ पर कम लेवल जो होगा वो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होते हैं तो अपन को याद करने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी, है ना। कैल्शियम, और सिर्फ आप कैल्शियम को याद रख लो कि कैल्शियम किस किस कंडीशन में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, किस किस कंडीशन में कैल्शियम का लेवल कम होता है, इतना याद रख लो। और एग्जाम में कभी फास्फोरस का क्वेश्चन आए तो आप उसका कैल्शियम का जस्ट अपोजिट कर दो। जो चीजें आपने बड़े हुए में पढ़ी थी वो अब कम वाले में हो जाएंगी, जो चीजें आपने कम वाले में पढ़ी थी वो आपके बड़े हुए वाले में हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का टॉपिक छोटा भले ही था लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था।
जितने भी पॉइंट अपन ने पढ़े हैं वो सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया। रूप सिंह ने लिखा है पैराथायरॉयडिज्म थाइमस से सीक्रेट होता है। ये डिसीज का नाम है रूप सिंह, पैराथायरॉयडिज्म। थाइमस एक अलग चीज है, थाइमस ग्लैंड होती है हमारी जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, पैराथायराइड अलग ग्लैंड है। पैराथायराइड अलग ग्लैंड है जो हमारी यहाँ पर थायराइड के नीचे प्रेजेंट होती है। थाइमस एक अलग ग्लैंड है जो कि हमारी स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलो भाई, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, अदरवाइज अपन आज की क्लास को एंड करेंगे और कल फिर अपन इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। ठीक है, चलो चलो, कोई डाउट नहीं है, मजा आ गया, अच्छे से समझ में आ गया है। धनुष ने लिख दिया, बाकी थैंक यू आ गए 2-3 लोगों के, नरेंद्र के, राखी के, काजल के। चलो ओके, कोई नहीं है। चलो तो भाई आज अब मुझे इजाजत दें, मिलेंगे अपन कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।